धारा 121 जब्ती के स्थान पर जुर्माना। यह धारा उन विशिष्ट मामलों से संबंधित है जहां अदालत संपत्ति को जब्त करने के बजाय प्रभावित व्यक्ति को उस संपत्ति के एक हिस्से के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना चुकाने का विकल्प दे सकती है जिसका स्रोत साबित नहीं हो पाया है। एक, जहां न्यायालय यह घोषणा करता है कि कोई संपत्ति धारा 120 के तहत केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त हो गई है और यह ऐसा मामला है जहां ऐसी संपत्ति के केवल एक हिस्से का स्रोत न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार साबित नहीं हुआ है, तो वह प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के स्थान पर उस हिस्से के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना चुकाने का विकल्प देते हुए एक आदेश देगा। सरल शब्दों में, अगर अदालत ने धारा 120 के तहत यह घोषणा कर दी है कि कोई संपत्ति केंद्र सरकार की हो गई है, जब्त हो गई है, और यह ऐसा मामला है जहां उस पूरी संपत्ति का स्रोत नहीं बल्कि केवल एक हिस्से का स्रोत ही अदालत को ठीक से साबित नहीं हो पाया है, यानी कुछ हिस्सा वैध कमाई का हो सकता है लेकिन कुछ का नहीं, तो अदालत प्रभावित व्यक्ति को एक विकल्प देगी। वह पूरी संपत्ति जब्त होने के बजाय उस हिस्से के बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू के बराबर जुर्माना फाइन चुका सकता है जिसका स्रोत साबित नहीं हुआ है। सुनवाई का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। 2, उपधारा 52 के तहत जुर्माना लगाने का आदेश देने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। सरल शब्दों में, उपधारा 52 के तहत जुर्माना तय करने का आदेश देने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का एक उचित मौका दिया जाएगा। जुर्माने के भुगतान पर जब्ती रद्द होना, रेवोकेशन ऑफ फॉरफिचर ऑन फाइन पेमेंट। 3, जहां प्रभावित व्यक्ति उपधारा 1 के तहत देय जुर्माना ऐसी अवधि के भीतर चुका देता है जो इस संबंध में अनुमत की जा सकती है, तो न्यायालय आदेश द्वारा धारा 120 के तहत जब्ती की घोषणा को रद्द कर सकता है और तत्पश्चात ऐसी संपत्ति मुक्त हो जाएगी। सरल शब्दों में, अगर प्रभावित व्यक्ति उपधारा 1 के तहत तय किया गया जुर्माना अदालत द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर चुका देता है, तो अदालत एक आदेश जारी करके धारा 120 के तहत की गई जब्ती की घोषणा को रद्द कर देगी। और ऐसा होने पर वह संपत्ति जब्त होने से मुक्त हो जाएगी, यानी व्यक्ति को वापस मिल जाएगी। संक्षेप में, धारा 121 अपराध की आय से निपटने में लचीलापन प्रदान करती है, खासकर उन मामलों में जहां संपत्ति का केवल एक हिस्सा ही अवैध रूप से अर्जित किया गया हो। यह प्रभावित व्यक्ति को अपनी संपत्ति को पूरी तरह से जब्त होने से बचाने के लिए एक विकल्प देती है, बशर्ते वह उस अवैध हिस्से का जुर्माना चुकाए। यह न्याय और आर्थिक दंड के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। धारा 122 कुछ अंतरणों का शून्य और अमान्य होना। यह धारा उन स्थितियों को स्पष्ट करती है जहां आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए किए गए हस्तांतरण ट्रांसफर को कानून की नज़र में अमान्य माना जाएगा। जहां धारा 117 की उपधारा 1 के तहत एक आदेश पारित होने या धारा 119 के तहत एक सूचना जारी होने के बाद उक्त आदेश या सूचना में संदर्भित किसी भी संपत्ति को किसी भी तरीके से अंतरित ट्रांसफर्ड किया जाता है, ऐसे अंतरणों को इस अध्याय के तहत की जाने वाली कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए अनदेखा किया जाएगा। और यदि ऐसी संपत्ति बाद में धारा 120 के तहत केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त हो जाती है, तो ऐसी संपत्ति का अंतरण शून्य और अमान्य माना जाएगा। सरल शब्दों में, अगर धारा 117 की उपधारा 1 के तहत संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त या कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है, यानी अधिकारी ने संपत्ति को हटाने से रोकने का आदेश दिया है। धारा 119 के तहत प्रभावित व्यक्ति को जब्ती के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। और इन आदेशों या नोटिस के जारी होने के बाद अगर उस संपत्ति को किसी भी तरीके से, जैसे बेचकर, दान देकर या किसी और के नाम करके किसी और को अंतरित ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इस अध्याय के तहत चल रही कानूनी कार्यवाही के लिए ऐसे सभी अंतरणों ट्रांसफर्स को अनदेखा, इग्नोर्ड कर दिया जाएगा।
इसका मतलब है कि कानून इन अंतरणों को मान्यता नहीं देगा। ओ, और अगर बाद में धारा 120 के तहत वह संपत्ति केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त फॉरफिटेड हो जाती है, ओ तो उस संपत्ति का किया गया वह अंतरण ट्रांसफर कानूनी रूप से शून्य और अमान्य नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी वह ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं ऐसा माना जाएगा और संपत्ति सीधे सरकार की हो जाएगी, भले ही वह किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई हो। संक्षेप में, धारा 122 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अपराधियों को अपनी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण करने से रोकता है। यह सुनिश्चित करती है कि एक बार जब संपत्ति जांच के दायरे में आ जाती है और उस पर कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाती है, तो उसे बाद में किसी भी तरीके से हस्तांतरित करने का प्रयास कानूनी रूप से विफल हो जाएगा और संपत्ति अंततः सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध की आय की प्रभावी वसूली के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 133 अनुरोध पत्र के संबंध में प्रक्रिया। यह धारा केंद्र सरकार द्वारा भारत और अनुबंधकारी राज्यों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स के बीच अनुरोध पत्रों लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट, समन और वारंट के आदान प्रदान की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट जो केंद्र सरकार को किसी अनुबंधकारी राज्य से प्राप्त होता है और प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट जिसे इस अध्याय के तहत किसी अनुबंधकारी राज्य को प्रेषित किया जाना है, उसे अनुबंधकारी राज्य को या जैसा भी मामला हो भारत में संबंधित न्यायालय को ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से प्रेषित किया जाएगा जैसा केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। सरल शब्दों में, ओ जब केंद्र सरकार को किसी अनुबंधकारी राज्य कंट्रैक्टिंग स्टेट यानी किसी विदेशी देश से जिसके साथ भारत का समझौता है कोई अनुरोध पत्र, समन या वारंट मिलता है, ओ और या ओ जब भारत से कोई अनुरोध पत्र, समन या वारंट किसी अनुबंधकारी राज्य को भेजा जाना होता है, ओ तो इन सभी दस्तावेजों को किस रूप में, किस फॉर्मेट में और किस तरीके से, किस चैनल से भेजा या प्राप्त किया जाएगा, यह केंद्र सरकार एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके तय करेगी। इसका क्या मतलब है? ओ यह धारा सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग से संबंधित सभी दस्तावेज एक मानकीकृत और औपचारिक प्रक्रिया का पालन करें। ओ केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रोटोकॉल स्थापित करती है कि ये अनुरोध, समन और वारंट सही ढंग से भेजे और प्राप्त किए जाएं, जिससे कानूनी वैधता बनी रहे और प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। ओ यह आम तौर पर विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय जैसे सरकारी चैनलों के माध्यम से किया जाता है। संक्षेप में, धारा 123 एक प्रशासनिक प्रावधान है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग के लिए आवश्यक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि भारत और अन्य देशों के बीच आपराधिक मामलों से संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान सुचारू, सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य तरीके से हो। धारा 124 इस अध्याय का अनुप्रयोग। यह धारा केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी विशेष अनुबंधकारी राज्य कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ किए गए समझौते के आधार पर इस अध्याय के प्रावधानों को कुछ शर्तों, अपवादों या योग्यताओं के साथ लागू कर सके। केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस अध्याय का अनुप्रयोग किसी अनुबंधकारी राज्य के संबंध में जिसके साथ पारस्परिक व्यवस्थाएं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की गई हैं ऐसी शर्तों, अपवादों या योग्यताओं के अधीन होगा जैसा उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है। सरल शब्दों में, ओ केंद्र सरकार, भारत सरकार, ओ सरकारी राजपत्र ऑफिशियल गजेट में एक घोषणा अधिसूचना जारी करके ओ यह आदेश दे सकती है कि इस पूरे अध्याय यानी अध्याय 7 पारस्परिक व्यवस्थाएं और संपत्ति की कुर्की जब्ती के नियम ओ किसी खास अनुबंधकारी राज्य यानी जिस विदेशी देश के साथ हमने समझौता किया है के संबंध में जब लागू होंगे, ओ तो उन पर कुछ खास शर्तें, कंडीशंस, अपवाद, एक्सेप्शंस या योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस लागू होंगी।
ये सभी शर्तें, अपवाद या योग्यताएं उसी सरकारी अधिसूचना में साफ साफ लिखी होंगी। इसका क्या मतलब है? हर देश के अपने कानून और न्यायिक प्रणालियां अलग होती हैं। जब भारत किसी दूसरे देश के साथ आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए समझौता, संधि या व्यवस्था करता है, तो दोनों देशों की कानूनी प्रणालियों के बीच कुछ अंतर हो सकते हैं। यह धारा केंद्र सरकार को वह लचीलापन देती है कि वह इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए विशेष समझौतों के अनुरूप इस अध्याय के प्रावधानों को अनुकूलित कर सके। उदाहरण के लिए, किसी खास देश के साथ समझौते में यह शर्त हो सकती है कि कुछ प्रकार की जानकारी का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा, या कुछ मामलों में सीधे न्यायालय के बजाय दूतावास के माध्यम से अनुरोध भेजा जाएगा। यह धारा ऐसे विशिष्ट समझौतों को कानूनी रूप से मान्य बनाती है। संक्षेप में, धारा 124 एक फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज है जो केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग की बदलती और विविध आवश्यकताओं के अनुरूप इस अध्याय के प्रावधानों को समायोजित करने की अनुमति देती है, जिससे हर अनुबंधकारी राज्य के साथ हुए विशिष्ट समझौते का सम्मान किया जा सके। धारा 125 दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति। यह धारा न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति को कुछ विशेष अपराधों में दोषी ठहराने के बाद भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए उससे प्रतिभूति, सिक्योरिटी ले सकें। जब एक सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन, या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी अपराध या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण, अबेटिंग का दोषी ठहराता है और उसकी राय में ऐसे व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति लेना आवश्यक है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति पर सजा सुनाते समय उसे शांति बनाए रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए जो 3 साल से अधिक न हो, जैसा वह उचित समझे, एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड, बेल बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, अगर सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा 2 में बताए गए किसी अपराध का दोषी पाता है या ऐसे अपराध को उकसाने, अबेटिंग का दोषी पाता है, और अदालत को लगता है कि उस व्यक्ति से भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए गारंटी या सिक्योरिटी लेना जरूरी है, तो सजा सुनाते समय अदालत उस व्यक्ति को एक बॉन्ड, वचन पत्र या जमानत बॉन्ड, बेल बॉन्ड भरने का आदेश दे सकती है, जिसमें वह एक निश्चित अवधि जो 3 साल से ज्यादा नहीं होगी के लिए शांति बनाए रखने का वादा करेगा। 2 उपधारा 1 में संदर्भित अपराध हैं। सरल शब्दों में, वे अपराध जिनके लिए यह सुरक्षा मांगी जा सकती है वे हैं: भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 के अध्याय ओदी के तहत दंडनीय कोई भी अपराध सिवाय धारा 133 की उपधारा 1 या धारा 136 या धारा 177 के तहत दंडनीय अपराधों के। भारतीय न्याय संहिता BNS के अध्याय 9 में सार्वजनिक शांति, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ अपराध शामिल हैं, जैसे दंगा, बलवा, अवैध सभा। लेकिन इसमें धारा 133 से एक गैरकानूनी सभा में शामिल होना, 166 से दंगा करना या 137 से घातक हथियार से दंगा करना के तहत दंडनीय अपराधों को छोड़कर। कोई भी अपराध जिसमें हमला, असॉल्ट या आपराधिक बल का प्रयोग, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स या रिश्ती, मिसचीफ करना शामिल हो, या ऐसा अपराध जिसमें ये शामिल हो। ऐसे अपराध जिनमें हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, किसी पर ताकत का इस्तेमाल करना या रिश्ती नुकसान पहुंचाना जैसे संपत्ति को नुकसान शामिल हो। आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का कोई भी अपराध, किसी को आपराधिक तरीके से धमकाना। कोई अन्य अपराध जिसने शांति भंग की हो या जिसका इरादा शांति भंग करने का था या जिसके बारे में झांत था कि वह शांति भंग करने की संभावना रखता है। कोई भी ऐसा अपराध जिसके कारण शांति भंग हुई हो या जिसे शांति भंग करने के इरादे से किया गया हो या जिसके बारे में पता था कि उससे शांति भंग हो सकती है। 3 यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा रद्द कर दी जाती है तो इस प्रकार निष्पादित किया गया बॉन्ड या जमानत बॉन्ड शून्य हो जाएगा। सरल शब्दों में, अगर उस व्यक्ति की दोष सिद्धि, कन्विक्शन को बाद में किसी अपील में या किसी और कारण से रद्द कर दिया जाता है, यानी उसे निर्दोष मान लिया जाता है,
तो जो बॉन्ड या जमानत बॉन्ड उसने भरा था वह अपने आप शून्य वॉइड हो जाएगा, यानी उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं रहेगा। 4, इस धारा के तहत एक आदेश अपीलीय न्यायालय अपेलेट कोर्ट द्वारा या पुनरीक्षण रिवीजन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय एक न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। सरल शब्दों में, ओ शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा का यह आदेश केवल मूल सुनवाई करने वाली अदालत ही नहीं, बल्कि अपील सुनने वाला न्यायालय एपेलेट कोर्ट भी दे सकता है। या कोई न्यायालय अपनी पुनरीक्षण रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करते समय भी यह आदेश दे सकता है जब वह किसी निचले न्यायालय के रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहा हो। संक्षेप में, धारा 125 एक निवारक उपाय है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को भविष्य में संभावित अपराधों और सार्वजनिक शांति भंग को रोकने में मदद करती है। यह अदालतों को उन व्यक्तियों से सुरक्षा बॉन्ड लेने का अधिकार देती है जिन्हें कुछ विशेष प्रकार के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी सजा पूरी करने के बाद भी शांतिपूर्ण आचरण बनाए रखें।